हेलो हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। और आज मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास नंबर 124 में। आज हमारी वकैब की 124वीं क्लास है। इससे पहले की 123 क्लास हम देख चुके हैं, हम सीख चुके हैं। आज 124वीं क्लास है। कुछ के दिमाग में आएगा कि वकैब का लेवल सर कितना वास्ट है। जितना आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, कम से कम उतना वास्ट तो होगा ही। एक दिन में आपके दिमाग में अगर 60,000 विचार आते हैं, विचार का मतलब पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस आता है। और कई बार तो सेंटेंस इतना लंबा होता है कि एक एक सेंटेंस में 20-20, 25-25 वर्ड्स होते हैं। और 60 से 25,000 अगर सेंटेंसेस आपके दिमाग में रोज आते हैं, विचार रोज आते हैं, तो आप सोचिएगा। और भाषा है, नई भाषा है, तो अच्छे तरीके से सीखना ही बेहतर है, ताकि कहीं भी हमें कोई दिक्कत ना हो। सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, कोई नॉवल पढ़ने में, किसी व्यक्ति की स्पीच को सुनने में, यानी कि इंग्लिश का हर स्तर आपका कवर होता है अगर आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 124। और जो पहला वर्ड हमारे सामने आ रहा है, the first word which we are going to take, just for a moment. Just for a moment, एक second. चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। और उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे, राइट, बिकॉज दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी का कंटेंट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अच्छे से नोट्स बनाना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ड आ रहा है डेकोरम, उच्चारण है डेकोरम। डेकोरम भी पढ़ सकते हो, ये अमेरिकन होगा डेकोरम। और डेकोरम अ साउंड आ जाता है, डेकोरम, राइट। डेकोरम भी पढ़ा जा सकता है, तो ये ब्रिटिश हो गया। डेकोरम का मतलब है मोडेस्टी, गुड बिहेवियर इन्होंने कहा, यानी कि व्यवहार करने का, किसी विशेष परिस्थिति में कैसे बिहेव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेकोरम। हर एक फील्ड का अपना डेकोरम होता है। जैसे फैमिली में एक डेकोरम है, कुछ एटिकेट्स बने हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इंटरव्यू में एक डेकोरम है। आपकी जो टोन है वो ऐसी नहीं हो सकती जैसे कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, खासकर जब इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो। तो आर यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड? नो, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड। तो आपको जो डेकोरम है वो फॉलो करना पड़ता है, राइट। कहते हैं ना, जैसे मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का जो डेकोरम है वो खराब मत करें। इसका मतलब जो एक प्रॉपर बिहेवियर, एक प्रॉपर एटिकेट, एक प्रॉपर जो बिहेवियर सेट है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो यू आर फॉलोइंग द डेकोरम, यू आर मेंटेनिंग द डेकोरम, राइट। तो फॉलो द डेकोरम और मेंटेन द डेकोरम होता है, राइट। और मोडेस्टी हमने लिख लिया। एक एक शब्द को आप लिखेंगे। मोडेस्टी आपने लिखा, मोडेस्ट से बना है। मोडेस्ट माने अच्छे बिहेवियर वाला, राइट, अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे विचार, अच्छे आचरण वाला मोडेस्ट व्यक्ति होता है। तो मोडेस्ट से भरा हुआ जो भी होगा वो मोडेस्टी, यानी कि अच्छा आचरण। गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, अच्छा शील, अच्छा जो है उसका व्यवहार, दैट इज कॉल्ड गुड बिहेवियर। एटिकेट की स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है, याद रखें। इसमें क्यू वर्ड आता है, ETI, क्यू लिख के TTE लिखना होता है। एटिकेट की स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो तोड़ के याद करेंगे। ETI, क्यू माने लाइन होती है, और TTE, तो इधर ETI है, इधर TTE है, बीच में क्यू आता है, राइट। सो एटिकेट का मतलब होता है अच्छे एटिकेट्स जो होते हैं, अच्छे एटिकेट्स, मैनर्स। अच्छा, अबेंडन और रेकलेसनेस, इसका मतलब है त्याग देना। डेकोरम को फॉलो ना करके उसको त्याग दिया, कोई चीज़ फॉलो नहीं की, उसको अबेंडन किया। जैसे डेकोरम का मतलब है अच्छा बिहेवियर, और अबेंडन का मतलब ऐसे त्याग देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी चीज़ को त्याग देना, फोरसेक कर देना, लीव कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना, त्यागना अबेंडन होता है। रेकलेसनेस का मतलब जो मन में आया वो कर लिया। रेकलेस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब कोई कंट्रोल नहीं, वो अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार पर उसका कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा व्यक्ति रेकलेस होता है। तो रेकलेसनेस का मतलब विदाउट एनी कंट्रोल, बिना किसी नियंत्रण के कोई अगर कोई चीज़ किया जाता है, या बिना किसी सिस्टम के, बिना सिस्टम के, या बिना डेकोरम के, बिना सिस्टम के, बिना किसी कंट्रोल के अगर कोई चीज़ की जाती है, जैसे दिमाग अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो रेकलेस हो जाता है। तो योर रेकलेस माइंड, रेकलेस माइंड का मतलब ये है कि वो डेकोरम फॉलो नहीं कर रहा है। आपका माइंड बना है बहुत अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, बट जब वो रेकलेस होता है तो इट अबेंडन्स एवरीथिंग। तो अबेंडन का मतलब त्याग देना होता है किसी चीज़ को। डेकोरम का मतलब गुड बिहेवियर। अब यहाँ पे सेंटेंस है, लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, स्टूडेंट्स आर टॉट। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि वाक्य को समझने में कोई दिक्कत नहीं, और आप उस सेंटेंस को लिखेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स जरूर लिखना बेटा। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं पुट कर रहे हो, आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू टुडे, आज एक और चीज़, आपकी कलम थोड़ी ज़्यादा चलेगी जिससे कि और ज़्यादा याद होगा। आपको सेंटेंस ज़रूर लिखने हैं, राइट, और बार बार देखना है इनको। यहाँ पे देखो, ये वर्ड आपका आ जाएगा डेकोरम, ये रहा,
राइट। सो मैंने पहले ही वो टाइप कर लिया ताकि लिखने में नहीं, समझाने में ज़्यादा समय जाए। सो स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम इन स्कूल, यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है टू मेंटेन अ सेंस ऑफ, यहाँ पे देखो मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम, ये बहुत प्यारा एक्सप्रेशन बना यहाँ पे, राइट। जैसे अगर कोई मान लीजिए आपको लगता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है, राइट, तो या तो आप कहें कि या तो उससे लड़ पड़े, राइट, या तो आप उससे लड़ पड़े, जूता फजीती कर ले, उससे मुक्का मुक्की कर ले, गाली गलौज कर ले, या फिर सिंपली बोल दे सर प्लीज यू आर एजुकेटेड एंड मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम। आप कह सकते हैं ना कि यू आर एजुकेटेड, बोलो शाबाश, और उम्मीद करूंगा आप वहां बैठे बोल रहे हैं क्योंकि बोलने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बोले यू आर एजुकेटेड, प्लीज मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम, राइट। जो डेकोरम की सेंस है वो बना के रखें, अच्छा बिहेवियर, हमें लगे कि आप अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं। यू आर एजुकेटेड एंड प्लीज मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम। और मुझे पता है कि ये वाक्य भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, खासकर वही जो क्रिएटिव हैं वो ज़्यादा करते हैं, वो कम नहीं करते कभी, राइट। ज़्यादा करेंगे फल की इच्छा नहीं करेंगे, और जो कम करेंगे और फिर भी सोचेंगे हाय कब हाय कब हाय कब, भगवान कब मेहरबान होगा, राइट। सो वो अपनी अपनी इच्छा है। तो मैंने कहा यू आर एजुकेटेड एंड प्लीज मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम, तो अगर आप शिक्षित हो तो यू मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम इन योर माइंड, राइट। तो स्टूडेंट्स आर टॉट, यानी कि ये पैसिव हुआ, पैसिव फॉर्मेट है, राइट। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन ऐसी ही आती है बेटा, हर एक वाक्य हर एक सेंटेंस को समझने से। स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन, यानी कि उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। इससे क्या होगा, हमारी पढ़ने का भी अभ्यास बनेगा। स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम इन स्कूल, यानी कि स्कूल में उन्हें डेकोरम की सेंस को मेंटेन करना सिखाया जाता है, अच्छे बिहेवियर को सिखाया जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम। तो डेकोरम वर्ड हमारे पास आ गया, मोडेस्टी, गुड बिहेवियर, एटिकेट, अ सेंस ऑफ एटिकेट, अ सेंस ऑफ मोडेस्टी, अ सेंस ऑफ गुड बिहेवियर इन स्कूल, राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस यहीं पे रहेगा, आप अगर नहीं लिख पाए तो लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें। अगला वर्ड है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव जो खुल के अपने आप को दिखाए, जो खुल के अपने आप को रिजर्व ना करे, राइट, अपने आप को बचा के ना रखे, अपने आप को रोक के ना रखे, खुल के आपसे मिले। तो इसका मतलब बड़ा अफेक्शनेट, बड़ा प्यारा इंसान होता है वो एक व्यक्ति। ही कहते हैं ही इज अ पर्सन ऑफ डेमोस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी, बोलो ही इज। इसका मतलब कुछ बचा के नहीं रखता, जब मिलता है दिल खोल के मिलता है। अगर कोई व्यक्ति डेमोस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी, मेरे साथ बोलेंगे कि आई लाइक हिज कंपनी, शाबाश, बोलो आई लाइक हिज कंपनी बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ, बोलेंगे मेरे साथ साथ, मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ बोल भी रहेंगे और अभ्यास करेंगे। आई लाइक हिज कंपनी because he is a person of demonstrative personality, बड़ा affectionate, बड़ा loving, बड़ा खुल के मिलने वाला, that is called demonstrative, right? So demonstrative, भाई किस चीज़ को खोलते हैं तभी तो बताते हैं। जब मैं टेबल को खोलना चाहता हूँ, बच्चे को नहीं पता ये क्या है, तो हम उसे बताते हैं दिस इज अ टेबल, बोलो। तो उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप पढ़ते हो दिस इज अ टेबल। इसमें क्या है, जब आप टेबल के बारे में जानोगे, सबसे पहले जानोगे तब आप खोलोगे, तो ये खोलता है उस चीज़ को, यानी कि बड़ा उसकी तरफ लेके जाता है, इसीलिए इसको डेमोस्ट्रेटिव कहा जाता है। बड़ा खोलता है उस चीज़ को, फ्रेंडली बनाता है, टेबल से आपका परिचय कराता है। तो दिस इज अ टेबल, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है इसको। खैर दैट इज अ ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ड, हम इसको छोड़ देंगे, अभी हम वापस आ गए। और डेमोस्ट्रेटिव है क्या, वैसे यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव अपने आप में वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। जैसे मैंने कहा डेमोस्ट्रेटिव पर्सन या डेमोस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी, क्या है पर्सनैलिटी, है कैसी है, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब आप कह सकते हो बड़ा प्यारा किस्म का या खुलकर मिलने वाला, खुलकर मिलने वाला, जो खुलकर मिलता है, दिल खोल कर मिलता है। ही इज अ वेरी डेमोस्ट्रेटिव पर्सन, यानी कि खुल के मिलता है, कुछ रिजर्व नहीं रखता, राइट। तो बड़ा अफेक्शनेट, बड़ा प्यारा किस्म का इंसान, लविंग, वार्म, राइट, लविंग है, वार्म है, अफेक्शनेट है, राइट, और फ्रेंडली, फ्रेंडली माने मिलनसार किस्म का इंसान। अनफ्रेंडली, देखते ही मुंह चढ़ा ले, कहते यार यार ये कहाँ से आ गया, तो अपने आप को सिकोड़ लिया, खोला नहीं, अपने आप को सिकोड़ लिया। रिजर्व्ड, अरे भैया मेरे बारे में कोई जान ना ले यार, मुझे कोई ना पता लग पाए, कोई ना पता कर पाए मेरे बारे में। रिजर्व्ड और रूड किस्म का आदमी, ऐसा व्यक्ति रूड ही होगा जो अपने आप को बचा लेगा। सेंटेंस लेंगे, एक बड़ा प्यारा सेंटेंस है यहाँ पे, लिखेंगे वी आर अ वेरी डेमोस्ट्रेटिव फैमिली। देखो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है क्या है, फैमिली है, फैमिली एक नाउन है, कैसी है, डेमोस्ट्रेटिव, राइट, ये एडजेक्टिव है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स को जानने के लिए, जैसे हमारी अभी लगभग 200 के आसपास हम लेक्चर लेने वाले हैं ग्रामर की क्लास में, और बड़ा एक एक चीज़ को उधेड़ के, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से हम उस चीज़ में समझते हैं कि क्या एडजेक्टिव, क्या नाउन, क्या प्रोनाउन, किस तरीके से चीज़ें घटित होती हैं, और एक एक चीज़ को जोड़ना सीखते हैं। और ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखो यहाँ पे काम आती है हमारे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर अ वेरी डेमोस्ट्रेटिव फैमिली, यानी कि हम एक बड़े गजब तरीके का, यानी कि बड़ा प्यारा परिवार। इसका मतलब क्या होगा, जब आप इस परिवार में जाओगे तो क्या होगा इस परिवार में,
राइट। इस परिवार में जब आप जाओगे तो परिवार वाले सब आपके आसपास बैठ जाएंगे, सब पूछेंगे भैया कैसे हो, भैया कैसे हो, और सब घर में सब ठीक ठाक है, और कोई पानी लेके आ रहा है, कोई चाय बना रहा है, राइट। और सबके चेहरे पर खुशी खिली हुई है कि अरे यार हमारा बड़ा यार बड़ा बड़ा खुशी की बात है कि आप हमारे घर पे आए। तो ऐसी फैमिली कैसी है? डेमोस्ट्रेटिव फैमिली, राइट। और अगर आप किसी के घर गए, कोई सब अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं, सिर्फ इक्का जो दो बूढ़े हैं वो अब आपके पास बैठे हैं और बस बैठे हैं, हाँ भाई, और कोई आपके पास आ नहीं रहा। सो दे आर वेरी अनफ्रेंडली एंड रिजर्व्ड एंड रूड काइंड ऑफ फैमिली, राइट। सो यहाँ पे बहुत, हर फैमिली में मैं चाहूँगा कि ये गुण होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में नहीं है ये गुण तो ये गुण लेके आओ बेटा, राइट। यू मस्ट नो हाउ टू वेलकम अदर्स एंड यू शुड बी वेरी डेमोस्ट्रेटिव इन योर इमोशंस, राइट। आपको मैं कहूँगा, मेरे साथ बोलेंगे, बोले एवरी पर्सन शुड बी डेमोस्ट्रेटिव इन हिज इमोशंस। हर एक व्यक्ति को अपने इमोशंस में डेमोस्ट्रेटिव होना चाहिए, राइट। रिजर्व्ड और रूड नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2 शब्द हमने किए। पहला वाक्य था स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम इन स्कूल। अगला सेंटेंस हमने लिया वी आर वेरी डेमोस्ट्रेटिव फैमिली, और उसको समझा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिवॉल्व। ये एक वर्ब है, डिवॉल्व का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। यानी कि ये सेंट्रलाइज है ना, तो डिसेंट्रलाइज कर देना। एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से समझना, इस बात को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवॉल्व का मतलब, देखो कोई बहुत बड़ी संस्था है, इस संस्था में मान लीजिए 5000 लोग काम करते हैं, मालिक है एक। क्या एक अकेला आदमी, क्या अकेला जो ओनर है वो इन 5000 लोगों पर नजर रख पाएगा? कौन क्या कर रहा है? उसे क्या करना पड़ेगा? सोचो, उसे क्या करना पड़ेगा? अगर वो अपने ही पास सारी ताकत रखना चाहता है, उसे कहते हैं मेंटेन और कीप ऑल द पावर का मतलब है वहां पे, यानी कि वो सेंट्रलाइज्ड है पावर। तानाशाह जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं? सेंट्रलाइज्ड पावर वाली होती हैं। तानाशाह व्यक्ति कभी भी अपनी ताकत को क्या नहीं करता? डिवॉल्व नहीं करता, राइट। बड़े ध्यान से समझो, बड़ा अच्छा है। अब हमारे पास समझने का ज्यादा टाइम है, क्योंकि मैंने सेंटेंसेस सोच के पहले ही यहाँ पे लिख दिए हैं, सेंटेंसेस पहले ही मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब समझने का हमारे पास ज्यादा समय और अच्छे से हम समझ सकते हैं। एक बात बताओ, क्या तानाशाह कभी भी चीजों को डिवॉल्व करेगा? अपने हाथ से जाने देगा? नहीं जाने देगा, राइट। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, वो डिवॉल्व करेगा। अब ये एक आदमी है, इनको 5000 लोगों पर ध्यान रखना है, तो वो क्या करेगा? उसको डिसेंट्रलाइज करेगा। भाई तुम्हारी ड्यूटी मैनेजर की है, सेल्स वाले की है, मार्केटिंग वाले की है, ये इनके हेड से जाके लास्ट में बात कर लेगा। ये 5000 पे तो नहीं रख सकता, पर इन 10 लोगों पे ध्यान रख सकता है, जिनको ये डिपार्टमेंट अलग अलग दिए गए, इनसे रिपोर्ट ले सकता है। यस, एक आदमी 10 पे नजर रख सकता है, पर 5000 पे नहीं। तो वो 10 पे जब नजर रख रहा है तो 10 5000 पे रख रहे हैं, तो ये क्या किया इसने? इसको डिवॉल्व कर दिया। इसे कहते हैं डिवॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो, डिवॉल्व द पावर। डिसेंट्रलाइज कर दिया, डेलीगेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, अपनी पावर को इन लोगों पर ट्रांसफर किया और ये लोग इन पर उस चीज को लागू करेंगे। तो सेंट्रलाइज, मेंटेन और कीप, यानी कि सारी ताकत अपने पास रखना, राइट। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री चलती है तो वो तभी चलती है व्हेन वी डिवॉल्व द पावर, जब हम ताकत को डिसेंट्रलाइज करते हैं, डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ना कि एक ही जगह सेंट्रलाइज करने से वो चीज क्या हो जाती है? वो तानाशाह हो जाती है। सो खैर, हम स्टेटमेंट लेते हैं, वी हैव मेड, शाबाश, सुनना बोलना पढ़ना लिखना सब करेंगे। वी हैव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट, राइट, मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिवॉल्व। देखो यहाँ पे जो मेन बात है उसको अंडरलाइन अगर कर ले हम, तो हमारे दिमाग में इसमें अपने आप से आ जाएगा। वी हैव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिवॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या टू डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो, वी हैव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट। हमने बड़ा कॉन्शियस यानी कि बड़ा जागरूक प्रयास किया है टू डिवॉल्व, यानी कि डिसेंट्रलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दायित्व बनता है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, राइट। कई बार क्या होता है, समझो इस बात को, भाई अभी तक घर में सिर्फ सास थी, सास के पास चाबियां रहती थी। अब क्या है कि वो सारे डिपार्टमेंट वही संभालती थी। अब उसके 3 बेटे 3 बहुएं आ गई। अब उसे क्या करना पड़ेगा? बड़ी समझदारी से अपनी ताकत को बांटना पड़ेगा, राइट। अपनी ताकत को डिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दे कि भाई अभी तक तो मैं चूल्हा, मार्केटिंग, बाजार का सामान लेना देना, अब क्या होगा? एक बहू को एक काम दे दिया, दूसरी को दूसरा दे दिया, तीसरी को तीसरा दे दिया। ये क्या हो गया? डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो, परिवार ऐसे ही चलते हैं। तो वी हैव मेड अ कॉन्शियस, तो यू शुड ट्राई। इफ यू आर अ मैनेजर, अगर आप मैनेजर है, मेरे साथ बोलेंगे, इफ यू आर, बोल के आपका गला थकना चाहिए, इसलिए मैंने सेंटेंस को पहले ही लिख लिया ताकि बोल के आपका गला सुखा दूं, ताकि बोलने का अभ्यास हो थोड़ा सा, कि कहाँ पे इफ आया, कहाँ पे यू आया, कहाँ पे आर आया और क्यों आया, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। नहीं पता लग रहा तो फिर ग्रामर का कोर्स आपके पास है, यू कैन डू दैट, राइट। बट मेरे हिसाब से अभी आप बोलने में क्या दिक्कत है? कान में पड़ा बाहर फेंक दिया, बोल दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलेंगे मेरे साथ, इफ यू आर अ मैनेजर, शाबाश, फिर बोलेंगे, इफ यू आर अ मैनेजर, you should try to
डिवॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवॉल्व कर देना चाहिए, आपको अच्छे से काम करवाना आना चाहिए। अगर सारे काम खुद करने लगे तो नहीं कर पाओगे, राइट। दैट इज कॉल्ड डिवॉल्व, का मतलब डिसेंट्रलाइज कर देना, विकेंद्रीकरण, अपने हाथ से छोड़कर उसे बांट देना। डेलीगेट और ट्रांसफर, ट्रांसफर तो समझते हो ना, हस्तांतरित कर देना, हस्तांतरित कहते हैं इसको, मतलब किसी और को दे देना, ये कह सकते हो हिंदी में, हस्तांतरित करना। अगला वर्ड है डायलमा, ये वर्ड तो आप जानते हो, खैर उच्चारण है इसका डायलमा, डायलमा, दुविधा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दुविधा, राइट, दुविधा, दैट इज कॉल्ड डायलमा। बड़ा प्यारा वर्ड है क्वेंड्री, जरूर लिखिएगा, क्वेंड्री, प्रॉब्लम, प्रीडिकामेंट, दुविधा, राइट। रिजोल्यूशन, संकल्प, और सॉल्यूशन, मतलब दुविधा नहीं है। डायलमा का मतलब जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे बच्चे मुझसे ही पूछने लगते हैं कि भैया कि सर हमें तो यूट्यूब पे 100 रुपये में कोर्स मिल रहे हैं, आपका 2000 में क्यों खरीदें, राइट, या आपका 2500 में क्यों खरीदें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके दिमाग में डायलमा है। तो आप पता कर लो ना, आप एक काम करो ना, आप 100 रुपये का जो कोर्स मिल रहा है, या 900 रुपये का जो कोर्स मिल रहा है, या फिर 500 रुपये का जो कोर्स मिल रहा है, देखो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, मैं ये नहीं कहता कि हम हैं यम यम है, हम ऐसी बातें कभी एक शिक्षक नहीं करता, राइट, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा, हाँ आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए कि मैं कहता हूँ ये 100 रुपये भी बहुत वैल्यूएबल है, 900 भी बहुत वैल्यूएबल है, 2000 भी बहुत वैल्यूएबल है, यू शुड टेक। मैंने कहा उनकी भी डेमो क्लासेस लेके देखें, राइट, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। एक तो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी जो स्पोकन सीरीज़ करके है उसमें भी है, ग्रामर की भी जो वहाँ पे बनी हुई है, करीबन 20-22 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आपकी, वो आप करके देखें, उनकी भी क्लास करके देखें, एंड मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, राइट, अपना एक कॉन्शियस डिसीजन ले, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सारी डायलमा तभी ख़त्म होगी। मैं दुविधा की बात कर रहा हूँ, डायलमा होता है दिमाग में कि मैं लूँ ना लूँ, क्या लूँ। अच्छा एक और बात है, ये वो बच्चे हैं कि जो अगर बर्थडे होगा ना, जहाँ पे एक मतलब भौतिक जन्मदिन है, जहाँ पे हमारा आध्यात्मिक जन्म हो रहा है, ज्ञान दे सीखने को मिल रहा है, कोई ऐसा पैसा जो पूरी ज़िंदगी काम आना है, वहाँ पे हम पैसे को देखते हैं। और जहाँ बस खाना है और गोबर बनना है, वहाँ पे हमें बिल्कुल कोई लेना ही देना नहीं है। एक बार के मेकअप पे हो सकता है 10,000 रुपये लगा दे, और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पूरी ज़िंदगी काम आनी है उसके लिए बहस किया जाए, राइट। तो और ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत बार हम स्टूडेंट से सीखते हैं, जो पूरा दिन दिहाड़ी मजदूरी करीबन हफ्ता भर करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, राइट, क्योंकि वो अपने दम पर ज़िंदगी जीना जानते हैं, खैरात की नहीं, राइट। ये बड़ी गजब की बात होती है, राइट। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, डायलमा को ख़त्म करने के लिए यू शुड टेक द डेमो क्लासेस, राइट। जो डायलमा अगर दिमाग में है तो डेमो क्लास आपको लेनी चाहिए, सबकी लेनी चाहिए, एंड देन यू शुड डिसाइड। डायलमा का मतलब क्या है, दुविधा, क्वेंड्री का मतलब दुविधा, प्रॉब्लम का मतलब दुविधा, प्रीडिकामेंट का भी मतलब क्या है, दुविधा, रिजोल्यूशन का मतलब संकल्प, सोल्यूशन मतलब, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, संकल्प। अब संकल्प में और दुविधा में क्या अंतर है भाई, दुविधा खत्म होगी तभी तो संकल्प आएगा। संकल्पित आप कब होते हो, जब दुविधा नहीं होती मन में, जब ठान लिया कि हाँ मुझे ये करना है, राइट। डायलमा का मतलब मान लिया, और मानने भी पता नहीं क्या क्या मान के बैठा दिमाग, ये करूँ ये करूँ ये करूँ, करूँ ना करूँ, क्या करूँ पता नहीं क्या होगा, ये डायलमा है। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, राइट। अर्जुना वाज इन अ डायलमा, दैट्स व्हाई भगवद गीता वाज डिलीवर्ड, एंड आफ्टर टेकिंग भगवद गीता, आफ्टर इम्बाइबिंग भगवद गीता, राइट, द great warrior Arjuna took a resolution of fighting, right. He started thinking over the positivity of fighting, right, not quitting. फिर उसने पलायन नहीं सोचा, उसने ठान लिया, ये संकल्प ले लिया कि अब मैं फाइट करूंगा। सेंटेंस पर लेते हैं, शी इज फेसिंग, राइट। ये तो खैर कहानी घर घर की हो गई है आजकल, सेंटेंस बड़ा गजब का है, देखिएगा ध्यान से, सोच समझ के बनाया गया है। शी इज फेसिंग द डायलमा, देखिए बड़ा गजब का, शी इज़ फेसिंग, वो फेस कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, शी इज़ फेसिंग द डायलमा, किस चीज़ का डायलमा भाई, ऑफ डिसोबेइंग हर फादर, कि अपने पापा को डिसोबे कर दे, उनकी बात मानने से मना कर दे, और लूजिंग द मैन शी लव्स, वाह भाई वाह, राइट। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। यानी कि यहाँ लव मैरिज की बात हो रही है, तो पापा क्या कर रहे हैं, पापा लव मैरिज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, राइट। शी इज़ फेसिंग द डायलमा, वो दुविधा में है, राइट। इसको ये भी कहा जाता है क्या, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलमा, बोलो, ऑन द हॉर्न्स ऑफ dilemma, she is on the horns of dilemma, she is on the horns of dilemma, वो डायलमा के हॉर्न्स पर है, DILEMMA, तो she is on the horns of dilemma, यानी कि वो हॉर्न्स का मतलब सींग होते हैं ना, she is on the horns of dilemma,
तो वो डायलमा के हॉर्न्स पर है, सींग पर, यानी कि वो लगातार डिसाइड नहीं कर पा रही क्या करे क्या ना करे बेचारी, राइट। तो इसका मतलब शी इज़ फेसिंग द डायलमा ऑफ डिसोबेइंग हर फादर, के पापा की को डिसोबे कर दे, पापा को इग्नोर कर दे, भाड़ में जाओ तुम, और लूजिंग द मैन शी लव्स, या फिर वो उस मैन को खो दे, उस आदमी को खो दे, राइट, जो आदमी उसको पसंद है, जिस आदमी को वो मतलब शी लव्स, जिस आदमी को वो चाहती है, प्यार करती है। तो यहाँ पे डायलमा हो गई ना भाई, शी नीड्स, ये है वो शी, ये वो शी है भैया, एंड शी इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलमा, के पापा या ये सज्जन, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, शी इज इन अ डायलमा, ये कहा जा रहा है शी इज इन अ डायलमा, शी इज फेसिंग द डायलमा ऑफ डिसोबेइंग हर फादर और लूजिंग द मैन शी लव्स। देखो पिक्चर बन रही होगी दिमाग में डायलमा की, राइट, और वही मैं चाहता हूँ कि दिमाग में पिक्चर बने। सो 4 sentences वी हैव डन, 4 words वी हैव डन। जरा सेंटेंसेस फिर से पढ़ो एक बार, लेट्स रीड द सेंटेंस। एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिर्फ। एग्जाम्पल पहला, स्टूडेंट्स आर टॉट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ डेकोरम इन स्कूल। आपका नंबर, चलो शाबाश। दूसरे का एग्जाम्पल पढ़ो, वी आर वेरी डेमोस्ट्रेटिव फैमिली, बोलो बहुत अच्छे, वी आर वेरी डेमोस्ट्रेटिव फैमिली के बाद वी हैव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका नंबर, शाबाश। कोशिश करें बोलने में फ्लो आए, ऐसे पढ़ने से, और देखो सेंटेंस समझ में आ रहा है, गजब की बात है, राइट। शी इज फेसिंग द डायलमा ऑफ डिसोबेइंग हर फादर और लूजिंग द मैन शी लव्स, बोलो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बड़ा ध्यान से चीज़ों को महसूस करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है निराश, निराश, हताश, ये एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, विशेषता होती है व्यक्ति की, जैसे डिसकॉन्सोलेट स्टूडेंट्स, डिसकॉन्सोलेट पर्सन, डिसकॉन्सोलेट मदर, डिसकॉन्सोलेट अनहैप्पी, सैड, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का भी तो मतलब उदास होता है, बड़ा उदास किस्म का, निराश किस्म का आदमी जिसमें कोई एनर्जी ना दिखे, दैट्स कॉल्ड डिजेक्टेड। ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा, और ग्लूमी यानी कि चेहरे पर डार्कनेस दिखाई देती है तो कहते हैं यू आर ग्लूमी टुडे, व्हाट हैपेंड, राइट। तो ग्लूमी का मतलब जो अंधकार में हमेशा अपने आप को उदास मानता रहे, निराश मानता रहे, अनहैप्पी, सैड, भगवान कुछ भी दे दे, राइट, वो डिसकॉन्सोलेट, उसे कोई कंसोल नहीं कर सकता। जो सेटिस्फाइड नहीं है, राइट, जो सेटिस्फाइड नहीं है वो कभी भी, राइट, ये नहीं कहेगा कि आई एम हैप्पी, वो कहेगा आई एम अनहैप्पी, आई एम सैड, डिजेक्टेड, ग्लूमी, मतलब ज़िंदगी में है ही क्या, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, ख़राब है, राइट। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं होती, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के मालिक भी होते हैं, फिर भी वो लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, डिसकॉन्सोलेट, अनहैप्पी, सैड, डिजेक्टेड, ग्लूमी, राइट। नोबडी लाइक्स द कंपनी ऑफ अ डिसकॉन्सोलेट पर्सन, कोई किसी को पसंद नहीं होता, राइट। और कंटेंट का मतलब संतुष्ट, जो कहता है अरे भैया जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, हरे राम हरे राम हरे राम कहिए, ऐसे किस्म का आदमी क्या होता है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब संतुष्ट और शांत किस्म का आदमी, बड़ा संतुष्ट है भैया, बड़ा संतुष्ट है। बड़ी मीठी होती है वो रोटी जो संतुष्टि के साथ खाई जाती है, और बड़ी कड़वे होते हैं वो पकवान जब खोपड़े में आपके उबाल हो और आपके सामने पकवान बड़े बड़े बढ़िया देसी घी में बने हुए रखे हों तो भी अच्छे नहीं लगते, राइट। तो संतुष्टि का निवाला बहुत अच्छा, और निराशा का पकवान भी कड़वा लगता है। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, द डिसकॉन्सोलेट प्लेयर्स, क्या हैं, प्लेयर्स हैं, कैसे हैं, डिसकॉन्सोलेट माने निराश। द डिसकॉन्सोलेट प्लेयर्स लेफ्ट फॉर होम विदाउट अ ट्रॉफी। द डिसकॉन्सोलेट, इसका मतलब वो सोच के क्या आए थे, आशा क्या थी कि ट्रॉफी लेके जाएंगे भाई साहब, इस बार ट्रॉफी उड़ा देंगे, ट्रॉफी उखाड़ देंगे, इस बार तो लेके ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। द डिसकॉन्सोलेट प्लेयर्स लेफ्ट फॉर होम विदाउट अ ट्रॉफी, इसका मतलब भाई जब ट्रॉफी के बिना जाना पड़ेगा तो पक्के तौर पर क्या होगा, निराशा तो होगी ही होगी, राइट। सो द डिसकॉन्सोलेट प्लेयर्स, ने जरूर लिखा होगा आपने, लिख लिया होगा, राइट। द डिसकॉन्सोलेट प्लेयर्स लेफ्ट फॉर होम विदाउट अ ट्रॉफी, और स्क्रीन शॉट जरूर लिया करो, ये आदत बना लो, ऑलवेज टेक अ स्क्रीन शॉट, अदरवाइज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। अगर किसी म्यूजिक वाले गाने को बहुत बार सुन सकते हो, राइट, तो इनको भी बार बार सुना जा सकता है। अगला वर्ड आ गया एपिग्राम, बोलो एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है बेटा, एपिग्राम का मतलब चुटकुला होता है बेसिकली, खासकर कोई ऐसा चुटकुला जैसे विटिसिज्म, सेइंग, एक्सियोम, राइट, कोई ऐसी सुक्ति, कोई ऐसा चुटकुला जो कि फनी तरीके से कहा गया हो, जैसे राइम। राइम तो आप जानते हो, जैसे बच्चों की राइम्स होती हैं, राइट, बच्चों की जो राइम्स को मतलब आप पोएम्स कह सकते हो एक तरीके से, है ना। तो एपिग्राम को आप चुटकुला कह सकते हो, राइट, जोक कह सकते हो, यू कैन से जोक इन अ फनी वे, मतलब जो जोक किया जाता है, राइट, जोक करना, कोई मजाक करना, वो एपिग्राम है। कोई सुक्ति, कोई कहावत, है ना, तो वो राइम भी कहा जाता है। विटिसिज्म का मतलब जिसमें बुद्धिमत्ता दिखाई दे, विट का मतलब क्या होता है, बुद्धि, विटिसिज्म व्यक्ति तर्क वितर्क के द्वारा अगर कुछ कहता है। सेइंग का मतलब क्या होता है, सेइंग और एक्सियोम दोनों का मतलब है कहावत, जो कहावत नहीं आती है, रस्सी जल गई बल नहीं गया, दैट इज कॉल्ड कहावत,
राइट। एपीग्राम, एपीग्राम का मतलब एक छोटा सा, छोटे, कई बार चुटकुले छोटे छोटे छोड़ दिए जाते हैं, कोई बात कह दी जाती है जो कि ह्यूमर क्रिएट करती है, जो कि हंसी क्रिएट करती है, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, एपीग्राम। ये एक नाउन होता है, राइट। वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हुए, वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड, राइट, एपीग्राम्स इज, अब देखो ये है वो एपीग्राम्स। एपीग्राम्स का मतलब कहावतें, चुटकुले, सुक्तियाँ, राइट, कही गई बात। आप ये भी कह सकते हो कही गई, ऐसी कोई कही गई बात जो कि हंसी क्रिएट करे। इज, देखो ये हंसी क्रिएट करेगी। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी गजब की बात है। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, बड़ी गजब की बात है, गजब का चुटकुला है ये, राइट। कहते भाई टेम्पटेशन के अलावा मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ। अरे कंट्रोल ही टेम्पटेशन करनी होती है, बड़ा गजब की बात है। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग, यानी कि बड़ा कमजोर दिमाग वाला, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग। अरे रेजिस्ट करना किस चीज़ का होता है, राइट, रेजिस्ट करना इस चीज़ का होता है कि अपनी टेम्पटेशन, अपना जो लालच है, राइट, दूसरे की थाली में जो खाना अच्छा लग रहा है, राइट, दूसरी पहाड़ी पे जो हरियाली दिख रही है, अपनी पहाड़ी पे जो सूखा दिख रहा है, उसी टेम्पटेशन पर तो कंट्रोल पाना होता है। लगातार मेहनत भी करनी होती है, पर संतुष्टि के साथ की गई मेहनत ही तपस्या कहलाती है, राइट। प्रतीक्षा, ऐसी प्रतीक्षा जिसमें बेचैनी ना हो, उसे ही तपस्या में कहता हूँ मैं, वही संघर्ष है हकीकत में। और जो बेचैन हो रहा है, हाय कब होगा, हाय कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अरे भाई साहब भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुआ, ये है वो, अरे नहीं भैया, ऐसी मेहनत जिसमें प्रतीक्षा है वो तपस्या है, पर मेहनत हो उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके की। अब यहाँ पे कहते हैं भाई साहब टेम्पटेशन, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, लालच। कहते हैं लालच के अलावा मैं सब पर कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका मतलब कंट्रोल कर ही नहीं सकते, मजाक है ना ये। कहते हैं अरे भाई साहब इनसे मिलो, इनसे ये सब पर कंट्रोल पा सकते हैं, बस लालच के आगे घुटने टेक देते हैं। तो इसका मतलब आप जानते हो कि कंट्रोल है ही नहीं, राइट, कंट्रोल है ही नहीं। तो ये एक तरीके का, कहते हैं भाई साहब इनसे मिलो, ये साल में बड़े गजब के व्यक्ति हैं, 365 दिन में एक बार नहाते हैं, वो भी होली वाले दिन। अब देखो ध्यान से, ये भी एक तरीके से एपीग्राम हुआ, और होली वाले दिन भी दूसरे नहला देते हैं, ये भी एक एपीग्राम हुआ एक तरीके से। ऐसी कही गई बात जिसमें थोड़ा हास्य हो पर बात कही गई हो। ये कहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, भाई सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा इस दुनिया में, चांद तारे धरती वर्ती सब, बस मेरे अंदर का लालच मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो फिर कंट्रोल तो अंदर का ही करना था, तो वही नहीं कर पाए, राइट। सो आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ये एक एपीग्राम हुआ, राइट। अगला वर्ड है फास्टिडियस, राइट, फास्टिडियस, हार्ड, रिफाइंड, पर्टिकुलर, डेलिकेट, राइट। फास्टिडियस का मतलब होता है बेटा हार्ड टू प्लीज। क्या बोलेंगे, जिसे खुश करना अगर व्यक्ति के लिए हो, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज। जैसे होता ना, बकरा अपनी जान से गया और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। बकरा अपनी जान से गया और खाने वाले को मजा नहीं आया। कहते यार ये भी कोई बात है, यानी कि आप अपनी जान भी दे दो, आप उस व्यक्ति के लिए जान दे दो, और फिर वो पता है क्या कहे, अरे क्या हो गया, मरी तो गया मेरे लिए, बस मरा ही तो है, कौन सा बड़ी बात हो गई, मेरे लिए सिर्फ मरा ही तो है, सिर्फ मरा ही तो है, और किया ही क्या है, सिर्फ मरा ही तो है, और क्या कर दिया। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे, फास्टिडियस। किसने मेरा क्या किया है, किसी ने कुछ नहीं किया, हाँ भैया पैदा होते ही पोटी तुमने खुद ही साफ कर ली थी अपनी। ऐसा व्यक्ति फास्टिडियस होता है, राइट। फास्टिडियस पीपल जो कभी किसी से सेटिस्फाइड नहीं होते, राइट, ना तो खुद से ना दुनिया से, भी याद रखिएगा, बहुत मुश्किल होते हैं, राइट। उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल होता है। वाई, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में वो कमियां निकालने लग जाते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा, तो फास्टिडियस का मतलब हार्ड टू प्लीज लिख लीजिएगा, जिसे खुश करना बहुत, तो हार्ड हो गया ना, रिफाइंड हो गया, इतना रिफाइंड कि भाई साहब उसे हर चीज़ रिफाइंड चाहिए। पर्टिकुलर का मतलब एक चीज़ को लेके पर्टिकुलर, अगर वैसा नहीं होगा तो कलेश होगा, वैसा नहीं होगा तो कलेश होगा, दैट्स कॉल्ड फास्टिडियस। अच्छा, डेलिकेट क्यों कहा, डेलिकेट का मतलब कोई भी काम अगर डेलिकेट है तो बड़ी सावधानी से किया जाता है। ये सुनो, जरा सी भी सावधानी हुई तो कमियां निकालने लग जाएंगे लोग, और कमियां हो जाएंगी या फिर उसमें ऐसी कोई नुकसान हो जाएगा जो कि बहुत बड़ा होता है। तो डेलिकेट का मतलब कोमल होता है, सॉफ्ट, रिलैक्स्ड, काम और लीनियंट। लीनियंट माने सीधा सादा। अब सीधा सादा व्यक्ति क्या होता है, वो हमेशा संतुष्ट होता है, सीधा सादा किस्म का आदमी, राइट। कुछ एक लोग बड़े लीनियंट होते हैं, उन्हें कुछ भी कहता है, हाँ भैया ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया। और कुछ लोग बड़े फास्टिडियस होते हैं, राइट, उनको कभी संतुष्टि नहीं होती, खोपड़ा हमेशा 36 के आंकड़े में घुसा रहता है, अब क्या करूं। ऐसा व्यक्ति फास्टिडियस, मतलब हार्ड टू प्लीज। भगवान भी आके हाथ जोड़ ले, नेवर सेटिस्फाइड, कहते मैं भगवान हूँ, तू खुश है या नहीं है मुझसे, कहते तू चल, तू झूठ बोल रहा है, तू कोई और है, ऐसे थोड़ी भगवान मेरे सामने आ गए। तो फास्टिडियस किस्म का आदमी, राइट, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों में कमियां निकालने वाला, यानी कि जिसे संतुष्ट करना आसान ना हो, ये भी कह सकते हो, राइट। दे वर टू फास्टिडियस टू ईट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट।
दे वर टू फास्टिडियस, इसका मतलब आप बताइए, ध्यान से समझना, क्या वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना खाते होंगे या नहीं खाते होंगे? सोच के देखो इस वाक्य का मतलब क्या निकल रहा है। दे वर टू फास्टिडियस, क्या वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट के फास्ट फूड से वो खुश होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, राइट। यानी कि वो इतने फास्टिडियस हैं कि वो रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाते, यानी कि दे आर सो फास्टिडियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड दैट दे नेवर ईट फास्ट फूड इन अ रेस्टोरेंट। वाक्य बड़ा गजब का है, दे वर टू फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ ना, और ये टू क्या हुआ, ये एक एडवर्ब हुआ। दे वर टू फास्टिडियस टू ईट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इतने तुनक मिजाज, इतने ज्यादा डिटेल्स को लेके इंटरेस्टेड, इतने ज्यादा हार्ड किसी चीज को लेकर, इतने ज्यादा रिफाइंड अपने आप को मानते हैं कि उन्हें हर एक चीज इमैक्युलेट चाहिए। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हर एक चीज इमैक्युलेट तो मिलेगी नहीं, जब नाम ही फास्ट फूड हो गया, यस और नो? तो कहीं ना कहीं साफ सफाई में कमी मिलेगी और वो बाहर आ जाएंगे तो ये भी कोई साफ सफाई नहीं है, चलो भागो। तो फास्टिडियस गेस्ट्स अगर आपके घर आ जाए तो सर का दर्द बन जाते हैं, राइट। सो नोबडी लाइक्स फास्टिडियस गेस्ट, राइट। बट याद रखिएगा हर मैनेजर को शुड बी फास्टिडियस, क्यों? क्योंकि उसे सफाई से काम करवाना होता है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड फास्टिडियस। तो वाक्य हमने लिया, दे वर टू फास्टिडियस टू ईट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अब समझाने का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अब वाक्यों को मैंने पहले ही लिख लिया है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट। सो लेट्स मूव, यहाँ से आगे चलते हैं। अगला वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल, तोड़ लिया करें, विम्सिकल, 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 सन की किस्म का आदमी, राइट। सन की किस्म का आदमी मतलब अजीबो गरीब कह सकते हो आप इसको, अजीबो गरीब, अजीबो कहते हैं ना, अजीब ही है यार, अजीबो गरीब, दैट इज कॉल्ड विम्सिकल, अजीबो गरीब, स्ट्रेंज जिसे कहते हैं। आगे ना जैसे यूनिक, यूनिक इन्होंने कहा, राइट, यूनिक इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन्होंने कहा, राइट। मतलब एक अजीबो गरीब और हल्का सा मतलब उसमें जो यथार्थ से दूर हो कोई बात। अजीबो गरीब का मतलब जो यूजुअल ना हो, है ना, अनयूजुअल। यूनिक इन्होंने क्या कहा, नेगेटिव सेंस में एक तरीके से यूनिक कहा गया। यूनिक का मतलब वो भी तो एक तरीके से यूनिक है भाई। क्या यूनिक है भाई? मान लीजिए कि अगर 100 लोग वहां पर ब्लू तरीके के ब्लू कोट में है और वहां पर एक व्यक्ति है जो ब्लैक कोट में है, तो वो जो ब्लैक वाला है उसको लोग कहेंगे ना कि भैया ये अजीब है, अलग बन के आया है, जबकि ड्रेस कोड फिक्स था, तो उसको कह दिया जाएगा कि यार ये बड़ा विम्सिकल सा लग रहा है। विम्सिकल का मतलब ये हुआ कि यूजुअल से अलग हट के। पर आप देखो कि इनमें ये यूनिक हो गया कि नहीं हो गया? यूनिक हो गया। बेशक से लोग उसे नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अलग हो गया, अजीबो गरीब किस्म का लिख सकते हैं आप, ये भी एक विशेषता होती है। वाक्य बड़ा गजब का है, द सॉन्ग्स हैव अ विम्सिकल चार्म। आप में से बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो हो सकता है कि 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो कोई गाना ही गुनगुना रहे हैं, यही नहीं पता कि भाई साहब क्यों गुनगुना रहे हैं, मतलब क्या है उसका, राइट। जबकि रिवाइज कुछ और होना चाहिए था, रिवाइज कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी, जबकि रिवाइज वही हो रहा है बस, वो ऐसे ही फालतू का। अगर आप देखें तो दिमाग में कोई मतलब उसका निकल नहीं रहा, बट फिर भी कोई हो सकता है पंजाबी सॉन्ग, कोई हरियाणवी सॉन्ग, कोई हिंदी सॉन्ग, बस ऐसे ही खाम का खोपड़ा बोलता जा रहा है। अरे भैया क्यों बोल रहे हो, राइट। हाँ वैसे एंजॉय करना है आपको, पूरी मेहनत करने के बाद फिर आपको सुनना चाहिए, बट खाम का क्यों उसे रिपीट करते जा रहे हैं हम। विम्सिकल, यूनिक, पेक्यूलियर, अनयूजुअल, फ्रीकिश। फ्रीक का मतलब ये ना, फ्रीकी, फ्रीकी का मतलब खोपड़ा खराब। नॉर्मल, रियल और नेचुरल, राइट। बड़ा प्यारा सेंटेंस आया, द सॉन्ग्स हैव अ विम्सिकल चार्म। क्या गजब का वाक्य है। अब यहाँ पे इसको पूरा का पूरा अगर आप कर लोगे, अ विम्सिकल चार्म, तो आपको याद रहेगा, राइट। सॉन्ग्स हैव अ विम्सिकल चार्म, राइट। तो गाने भी बड़े गजब गजब के हैं, राइट। सो तेरी मांग में चांद तारे सजा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसी ऐसी बातें होंगी उन गानों में, राइट। धरती हिला दूं, आग लगा दूं, धुआं उठा दूं, राइट। गाने भी अगर हम सुने तो गाने में बड़े अजीब अजीब तरीके के, जैसे विम्सिकल चार्म, जैसे भाई दिल है, दिल तो पंप है ना भाई, दिल एक तरीके से पंप है, पर इस दिल को देखो, विम्सिकल चार्म मतलब जो चीज़ यूजुअल नहीं, नेचुरल नहीं लगती वो बात, राइट। तरीके तरीके के वादे होंगे, ये होगा वो होगा, होता ना वो बार बार कहते हैं कि भाई जो ये रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, राइट, और फलाना डे, ढिमकाना डे, वैलेंटाइन डे, कहते हैं शादी से पहले के चौसले, शादी के बाद तो क्या चलता है, शादी के बाद चलता है कपड़े दे, खाना दे, जीने दे, मरने दे, उसके बाद सबका यही चलता है, राइट। बट रियल में फिर भी गानों में क्या होता है, एक विम्सिकल चार्म होता है, राइट। अब दिल है एक पंप का काम करता है, तो
पंप है भैया, जहाँ जहाँ दिल, अगर वहाँ पंप लगा दिया जाए तो फिर गाने कैसे हो जाएंगे, राइट। हमारा पंप आपके पास है, आपका पंप हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, हम आपके पंप में रहते हैं, दिल पंप है। भगवान सोचेगा यार मैंने तो दिल लगाया था, राइट, हाँ मैंने तो पंप लगाया था, ये पंप है, इसने पहले तो इसका नाम दिल रख दिया, जबकि हृदय होता है, दिल जैसा कोई पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट नहीं है हमारे शरीर में, पहले तो उसका नाम रख दिया दिल, और फिर उसमें ना जाने कितनी कल्पनाएं कर दी, राइट, कि भाई फिर भी पंप है हिंदुस्तानी, अब मैं जहाँ जहाँ दिल है वहाँ पंप लगा रहा हूँ। देखो विम्सिकल चार्म आपको प्रूव हो जाएगा, राइट। हम आपके पंप में रहते हैं, पंप तो बच्चा है जी, पंप तो पागल है, फिर भी पंप है हिंदुस्तानी, राइट। अब देखो ध्यान से, मेरे पंप में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, राइट। मेरे पंप के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये विम्सिकल चार्म है, राइट, ये विम्सिकल चार्म है। यार तुमने तो मेरी बात पंप पे ले ली, मेरी बात यार पंप पे मत लेना, यार मेरी बात को पंप से मत लगाना, यार हद हो गई, बोल कर रहे हो। अब ये देखो ये बातें, गाने कहाँ जा रहे हैं, हकीकत देखें तो सॉन्ग्स है वो विम्सिकल चार्म, बड़े अजीबोगरीब सा चार्म होता है, और जो अट्रैक्ट भी कर लेता है। बड़ी बात यही है, जो अजीबोगरीब चीज़ है, खासकर आजकल तो वही अट्रैक्ट करती है। टिकटॉक की वीडियोस देख लो, दे हैव अ विम्सिकल चार्म, राइट। ना जाने क्या बनाते हैं, और उस पर भाई साहब मिलियंस के व्यूज़ आते हैं। हमारे देख लो भाई साहब मैं हंस के बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, राइट, मुस्कुरा कर बोल रहा हूँ, राइट। हमारे देख लो कि भाई साहब कोई अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो खुशी नहीं है लोग कि नहीं यार ये भी कोई ये चीज़ देखने की, देखनी ही नहीं है, हमें तो वही देखना है, टिकटॉक देखेंगे 10 घंटे, लगे हुए हैं लोग, पेलम पे लगा देंगे, मिलियंस में व्यूज़ लगा देंगे, राइट। जबकि इंप्रूवमेंट आ रही है यहाँ से, बट फिर भी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, राइट। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा विम्सिकल चार्म। अगला वर्ड आ गया एडवर्स, हम अगले पर आ गए। एडवर्स का मतलब होता है घटिया, नेगेटिव, दैट्स कॉल्ड एडवर्स। एडवर्स माने नेगेटिव होता है, समथिंग नेगेटिव, जैसे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लीकर, अनफेवरेबल, अपोजिंग, हॉरेबल माने भयानक, फेवरेबल पॉजिटिव और काइंड माने अच्छा। एडवर्स का मतलब नेगेटिव है, राइट। सो एडवर्स का मतलब समथिंग विच इज नॉट फेवरेबल, जैसे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लीकर, है ना। द मैच हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। अब ये कंडीशंस कैसी रही होंगी, अच्छी रही होंगी बुरी रही होंगी। मैच कैंसिल हो गया जी, मैच हैज़ बीन कैंसिल बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन, यानी कि बादल बादल होंगे, बारिश वारिश आई होगी और मैच कैंसिल हो गया होगा, यस और नो। सो द मैच हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट बेटा नंबर 10 है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब संबंध होता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जो संबंध है, सिमिलरिटी है। एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि दे फाइंड क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी इन रीजनिंग। एनालॉजी का मतलब एक से दूसरे की जो सिमिलरिटी है, कोरिलेशन है, राइट, आपस में संबंध होना, मिलना जुलना, दैट्स कॉल्ड सिमिलरिटी से क्लियर हो जाता है एनालॉजी, राइट। कंपैरिजन मतलब मिलता जुलता, कंट्रास्ट का मतलब एक दूसरे में क्या अंतर है, डिसिमिलरिटी मतलब क्या अंतर है, राइट। और ये याद रखना, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है जो ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, ड्रॉ एन एनालॉजी। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रू, तो उसने संबंध स्थापित, तो संबंध स्थापित करना क्या होता है, ड्रॉ एन एनालॉजी। तो ही ड्रू एन एनालॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड अ वास्ट कंप्यूटर। एक बड़े कंप्यूटर और ब्रेन में क्या किया गया, एक बड़े कंप्यूटर और ब्रेन में संबंध स्थापित किया गया। ही ड्रू एन एनालॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड अ वास्ट कंप्यूटर, राइट। सो यानी कि उसने ब्रेन और वास्ट कंप्यूटर में, बड़े कंप्यूटर में संबंध स्थापित किया। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, राइट, और अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहें, और ये जो बदलाव है वो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव।